नोबल ऑकवर्ड चैप्टर 19। तो गाइस सब लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि नोवेल के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ डालिए, लेकिन फ़ोटोज़ नोवेल के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी क्योंकि ये कॉमिक नहीं है। आई होप आप समझेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ये मुँह चेंगमो को बोलता है कि अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो तुम अपने कपड़े उतार सकते हो, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। तो आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है कि पंखा बहुत ही पुराना था और वो बहुत धीमे धीमे चल रहा होता है। अचानक से कट कट की आवाज़ होती है और धीरे धीरे करके फैन रुक जाता है और कमरे में कहीं से भी हवा नहीं आ रही थी। अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं, गर्मी गर्मी गर्मी। जी जी तेजी से चिल्लाता है, गर्मी। चेंगमो अपना मुंह बनाता है और तेजी से सांसें लेने लगता है और चेंगमो इरिटेट होता हुआ बोलता है, इतनी गर्मी। और वो अपने दांतों को ग्रीट करता है और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रगल के बाद में वो उठता है और वो अपना हॉस्पिटल गाउन उतार देता है। अपना हॉस्पिटल गाउन और पैंट उतार के वो ज़मीन पर फेंक देता है। ये मुंह आधा सोया हुआ था। जब वो कुछ ज़मीन पर गिरने की आवाज़ें सुनता है तो वो अपनी नज़रें घुमाता है और देखता है। चेंगमो पूरा पसीने में हुआ था और उसकी मस्कुलिन बॉडी को देखकर कोई भी उस पर फिदा हो सकता है, मगर यूमू के साथ में ऐसा नहीं था क्योंकि उसको तो यनचेन को देखने की आदत थी और वो अपनी नज़रें घुमा लेता है और सोने का सोच ही रहा होता है कि चेंगमो उसके रिस्पॉन्स को देखकर उससे पूछता है, हे सुनो। ये मुंह पलट कर नहीं देखता और वो ऐसे ही लेटे हुए बोलता है, कहो क्या बात है। चेंगमो धीरे से सोलेमनली बोलने लगता है, वो उस दिन तुमने मुझे क्यों बचाया था। ये मुंह अपने एक्सप्रेशन को टाइट करते हुए बोलता है, क्यों नहीं बचाना था। चेंगमो चौंकता हुआ बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें 1 महीने से ही जानता हूँ। मेरे लिए अपने जीवन को खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मुंह बोलता है, यह तुम्हारी सोच है। चेंगमो बोलता है, फिर तुम्हारी सोच क्या है। ये मुंह अपनी आंखों को नीचे झुकाता है और बोलता है, मैं बस तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता था। चेंगमो बोलता है, बस इसीलिए। ये मुंह बोलता है, इसीलिए। चेंगमो के पास शब्द नहीं थे कि अब वो क्या बोले। वो शांत हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, एग्जाम्पल पैसा या कुछ और। चेंगमो ये मुंह से बोलता है। ये मुंह बोलता है, नहीं कुछ नहीं चाहिए। चेंगमो बहुत जिद्दी था और वो जिद करते हुए बोलता है, मैं किसी से कुछ भी ओन नहीं करना चाहता। ये मुंह थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है तो मुझसे एक प्रॉमिस करो। चेंगमो अपनी आईब्रो उठाता है और सोचता है और बोलता है, क्या प्रॉमिस। ये मुंह प्योर हार्टली चेंगमो की ओर देखता है और आशा करते हुए बोलता है, तुम मुझे डैड गे नहीं बुलाओगे दोबारा कभी, प्रॉमिस करो मुझसे। चेंगमो मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम गे नहीं हो और तुम लोगों को ऐसा बोलने क्यों नहीं दे सकते। ये मुंह अपनी आंखों को उठाता है और जैसे ही वह कुछ बोलने वाला होता है तभी साइड से एक आवाज़ सुनाई देती है। अगले कमरे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है। यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ थोड़ा भी कुछ होता तो उसकी आवाज़ चारों ओर सुनाई देती थी। ये मुंह बिना चिंता के टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता था, बट एक साय लड़की की आवाज़ अगले कमरे में से आने लगी और वो रोते हुए बोलती है, नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। एक आदमी जिसका कि नाम डॉक्टर रेन था बोलता है, डरो मत और घबराओ मत, तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की रोने लगती है, ये दर्द करेगा, मुझे डर लगता है, और फिर से रोना शुरू कर देती है। पेशेंट का नाम जाओ शू था। उससे डॉक्टर पेशेंसली बोलता है, तुमको ये अंकल कैंडी दिलाएंगे। गर्ल धीमी आवाज़ में बोलती है, रियली, और हेजिटेट होते हुए बोलती है, डॉक्टर रेन जेंटली लगाना। डॉक्टर स्माइल करता है, जाओ जी 13 साल की थी। डॉक्टर उसको समझाते हुए बोलते हैं, बताओ तुम्हारे छोटे से हार्ट को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ और मैं तुम्हें कैसे दुख दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर कैंडी दिलाऊंगा। डॉक्टर की ऐसी बातों को सुनकर चेंगमो कट्स करने लगता है। ये मुंह अनईजी फील करते हुए बोलता है, वो लड़की छोटी है
और यंग है अभी, इसलिए उसने वो सारी बातें मान ली। चैंगमो उठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उठने वाला होता है उसे पेन फील होता है और वो दोबारा से बेड पर लेट जाता है। ये मुंह चौंकते हुए बोलता है, तुम इंजर्ड हो, हिलो मत। तब तक बगल से आवाज आती है, डॉक्टर रेन, मैं तैयार हूँ, जल्दी करो। डॉक्टर बोलता है, जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की और डरने की जरूरत नहीं है, काम हो जाओ। लड़की मुंह बनाती है और बोलती है, लेकिन ये सुई कितनी स्कैरी है। डॉक्टर बोलता है, हाँ ये स्कैरी है, मगर देखो ना ये कितनी पतली सी है और कितनी छोटी भी है। लड़की चिंता करते हुए बोलती है, लेकिन ये दुखेगा अगर ये अंदर जाएगी तो। ऐसा नहीं होगा, जाओजू को अंकल पर ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, अब मूव मत करना। ये मुंह और चैंगमो दोनों शांत थे और वो ये नाटक देख रहे थे। उरुक के दिन रात से ज्यादा कठिन होते थे। जैसे ही सूरज निकलता गर्मी और भी बढ़ती जाती और चैंगमो से यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था कि तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है। अपने फ्रेंड के कॉल को देखकर चैंगमो सोचता है कि उसका फ्रेंड पैसों से बहुत प्यार करता है, अगर वो चाहे तो हेलीकॉप्टर से उनको चाइना ले जा सकता है। चैंगमो का दोस्त उसे चाइना ले जा सकता है, मगर वो डबल दाम लेगा। मगर चैंगमो जब अपने दोस्त की बात सुनता है तो चौंक जाता है। उसका दोस्त बोलता है, तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुमको डिस्काउंट दे दूंगा। चैंगमो फोन रखता है और बोलता है, बुलशिट, वो बस मेरी मुसीबत का फायदा उठाना चाहता है और पैसे ऐंठना चाहता है मुझसे। इसी बात को सोचते हुए चैंगमो इमरजेंसी बटन दबाता है, जो कि उसके साइड में ही लगा हुआ था। फैन बहुत पहले ही खराब हो चुका था, अब वो इससे ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकता था। बटन दबाने के बहुत देर बाद भी कोई नहीं आता। चैंगमो चौंकते हुए फिर से बटन दबाता है और फिर से कोई नहीं आता और चैंगमो को गुस्सा आता है और फिर वो बार बार बटन दबाने लगता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में चारों ओर शांति छा जाती है, बस अलार्म की ही आवाज आ रही होती है। ये मुझे साइड से बहुत सी आवाजें आने लगती हैं। अचानक से बोर्ड का दरवाजा तेजी से खुलता है और आवाज आती है, किस लिए बुला रहे हो? क्या तुम मरने जा रहे हो जो जरा भी पेशेंस नहीं है? एक मिडिल एज फीमेल चिल्लाते हुए आती है। उसका चेहरा बहुत ही स्कैरी था और वो गुस्से में लाल हो रही थी। रूम में अंदर आने के बाद में वो पूछती है, किसने दबाया बटन? चैंगमो कोल्ड फेस के साथ में बोलता है, मैंने। और चैंगमो बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता। तभी वो फीमेल चैंगमो के बेड को किक करती है और बोलती है, कहो क्या काम है? इलेक्ट्रिक फैन टूट चुका है, यीमो बोलता है। और नर्स चिल्लाते हुए बोलती है, और कुछ? यीमो बोलता है, कुछ नहीं। नर्स उनको गुस्से से देखती है और वहां से चली जाती है। 2 घंटे बाद एक गंदा सा थैला लेकर अंकल आते हैं। वो ऊपर चढ़ते हैं और पंखे को ठीक करने लगते हैं। पूरा दोपहर वो पंखे को ठीक कर रहे होते हैं। अंकल स्विच के पास जाते हैं और तार लगा के पंखा चालू करने की कोशिश करते हैं और चैंगमो देख रहा होता है सीलिंग की ओर। तभी अंकल फैन ऑन करने की कोशिश करते हैं, मगर फैन बिल्कुल भी नहीं हिलता। चैंगमो अपनी आंखों को उठाता है और रूफ की ओर देखने लगता है और फैन को ना चलता हुआ देख उसका फेस बहुत ही अगली हो जाता है। यीमो बोलता है, कोई बात नहीं अंकल, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया। अंकल स्माइल करते हैं और चैंगमो के बेड की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे फ्रेंड की निडिल निकल गई है, मैं नर्स को बुलाता हूँ मदद करने के लिए। ये मुंह हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, थैंक यू। यू आर वेलकम, अंकल बोलते हैं। अंकल दरवाजे की ओर जाते हुए चिल्लाते हैं, नर्स, बेड नंबर 7 की ड्रिप लगभग खत्म हो चुकी है। हीमो बोलता है, आप गलत कह रहे हैं, खत्म हो चुकी है। अंकल अपने शब्दों को चेंज करते हुए बोलते हैं, नर्स जल्दी आओ, बेड नंबर 7 की ड्रिप खत्म हो चुकी है। चैंगमो गुस्से में अपने पिलो को नीचे फेंक देता है और बोलता है, गेट आउट। अंकल चौंक जाते हैं और अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। यीमो बोलता है, ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। चैंगमो गुस्सा नहीं था और वो अपने दोस्त को कॉल करता है। उसके दोस्त की आने की स्पीड बहुत ही फास्ट थी। वो आता है और कुछ ही टाइम में वो दोनों वहां से चाइना पहुंच जाते हैं और उनको इमरजेंसी वार्ड में एसी वाले रूम में ले जाया जाता है। चैंगमो का दोस्त हंसते हुए बोलता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान जाते तो तुम कब के यहाँ आ चुके होते और तुम्हें इतना कुछ फेस भी नहीं करना होता। चैंगमो बोलता है, जितने पैसे तुमने मुझसे मांगे थे उतने में तो मैं अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है, कम से कम मुसीबत से तो अच्छा ही था। चैंगमो बोलता है, शट अप, और उसका फ्रेंड हंसता है।
चैंगमो और यीमू को अब सीनियर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। चैंगमो की फिजिकल फिटनेस अच्छी होने के कारण वो 10 दिन बाद ही हॉस्पिटल से रिकवर होकर कंपनी चला जाता है। मगर यीमू की कंडीशन ऐसी नहीं थी। उसको लगभग 1 महीने हॉस्पिटल में ही रहना था। उसने लगभग 1 महीना हॉस्पिटल के बेड पर ही बिताना था। कभी कभी वह दरवाजे की ओर देखता तो कभी आंखों को बंद करके सो जाता। जैसे जैसे समय बीत रहा था वो अपने आप को अकेला फील कर रहा था। जब वो यनचेन के साथ रहता था तो उसे अकेले रहने की आदत थी और वो अकेले रहना एंजॉय करता था बिना किसी चिंता के। मगर ब्रेकअप के बाद ये सब कुछ चेंज हो चुका था। अब उसे अकेला रहना पसंद नहीं था। इतने शांत कमरे में वो उन्हीं बातों को सोच रहा था जो वो जानता है कि उसे नहीं सोचनी चाहिए। वार्ड का रूम टाइटली बंद था मगर वो चाहता था वह इंसान उसे बस एक बार देखने के लिए ही आ जाए। लेकिन वो जानता था कि ये उसकी सोच है और वो अपने दिल को दुखा रहा है ऐसी बातें सोचकर। ऐसा कभी नहीं होगा। डिस्चार्ज होने के 1 दिन पहले यीमू गुहुआई से मिलता है। गुहुआई हेलो बोलता है जैसे कि फ्रेंड हो और पूछता है क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो। यीमू उसको कमरे में आता हुआ देखता है और फ्रूट्स की बास्केट उसके हाथ में होती है जिसको वो यीमू के बेड के साइड में रख देता है और धीरे से बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें अच्छा देखकर अच्छा लगा। गुहुआई बोलता है यनचेन और मैं तुम्हारे प्लेन क्रैश होने की खबर से बहुत ही दुखी थे। यीमू हंसता है और बोलता है सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। गुहुआई हंसता है ऐसा नहीं है बोलता है मैं तो वैसे भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। तुमने इतने दिन यनचेन का ख्याल जो रखा मेरी जगह पर तुमने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा इसलिए मुझे तुम्हें थैंक यू तो बोलना ही था। ये मुंह चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। गुहुआई शायद यही सोचकर आया था। वो अपने आप ही बातें बनाए जा रहा था। थोड़ी देर तक ये मुंह कुछ नहीं बोलता और उसकी बातें सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद बोलता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो। गुहुआई शांत हो जाता है और अपनी बकवास करना बंद कर देता है और यीमू की ओर देखता है और सीधे ही बोलता है यीमू मैंने यनचेन से शादी करने का सोच लिया है। वैसे तो यीमू मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए मगर इस बात को सुन के उसको बहुत ही दुख होता है और उसका दिल टूट जाता है एक बार फिर से। यीमू प्रिटेंड करते हुए बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुहुआई बोलता है थैंक यू। गुहुआई यीमू की ओर देखता है और पूछता है क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। यीमू सीधा गुहुआई की ओर देखता है और बोलता है जब से हम दूर हुए हैं मैं उसको भूल गया हूँ। गुहुआई मुस्कुराता है और बोलता है मैं आशा करता हूँ तुम आगे भी ऐसे ही रहोगे और यनचेन के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। यीमू एक्सप्रेशन लेसली बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। गुहुआई स्माइल करता है और बोलता है ये अच्छा रहेगा अगर तुम अपनी ही कही हुई बात को याद रखो तो। यीमू अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए बोलता है अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। गुहुआई स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता और सीधा चले जाता है। मगर जाने से पहले वो एक मैसेज छोड़कर जाता है जिसमें लिखा था यीमू हर इंसान की एक हद होती है। तुम 8 साल उसके साथ में रहे हो तो मुझे तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका मत देना और तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे तुमसे घिन आने लगे। संघाई की रातें बहुत ही सर्द थीं। अब बिजनेस ट्रिप प्लान को होल्ड पर डाल दिया था। अब लुई यीमू से आके रेजिग्नेशन के बारे में पूछती है तो यीमू रेजिग्नेशन से मना कर देता है क्योंकि उस रात ने उसकी आंखें खोल दी। अब वो और भागना नहीं चाहता था। वो हर सच्चाई का डटकर सामना करना चाहता था। अब उसने अपने आप को काम में भी नहीं झोंका और ना ही उसने ऐसा कुछ किया जिससे कि वो यनचेन को भूल पाए। बस उसने अपनी हॉबीज डेवलप कर ली कुछ। वो स्पेयर टाइम में वो म्यूजिक सुनता था और बुक्स पढ़ता था और अब उसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और अब वो बहुत टाइम तक अपने मोबाइल की ओर भी नहीं देखता था और वो क्या पाया और क्या खोया इसके बारे में भी सोचकर कोई चिंता नहीं करता था। अब वो बेवजह की चीज़ों की ज़्यादा चिंता नहीं करता था। अब वो फ्रीली जीने लगा और उसे अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस अच्छे लगने लगे। ओकेजनली उसने एक खबर सुनी यनचेन के बारे में जिसमें बताया जा रहा था कि यनचेन ने अपनी शादी के लिए बहुत ही खर्चा किया है। गुहुआई और यनचेन ने अपनी शादी को बेस्ट बनाने के लिए
बहुत ही खर्चा किया है और पब्लिकली इस बात को अनाउंस किया है। मैगजीन के कवर पेज पर उनके वेडिंग सूट की फ़ोटो भी छपी है। ये मुँह यनचेन का स्मार्ट फेस देखता है और स्माइल करता है। सालें बहुत बड़ी होती हैं, चलो अपनी चिंता करते हैं, ये मुँह सोचता है। चेंगमो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है और पर्सनल असिस्टेंट की तरह उसमें शादी के कामों में हाथ बटाता है। ये मूवी अपने काम को अच्छे से संभाल रहा था और सब कुछ बहुत ही बढ़िया जा रहा था। अब फेब का महीना आ जाता है और ये मूव चेंगमो को कंपनी देता है उनकी शादी में। यनचेन बिजी था सभी गेस्ट के साथ में। वो पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया था। ये मूव अंडर द स्टेज बैठा होता है और वो कुछ नहीं कह रहा होता है, बस चुपचाप देखता रहता है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे दिल को धड़काते हैं और तुम्हारे ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं, जिनके साथ रहकर तुम कंप्लीट फील करते हो जैसे कि वो तुम्हारा दिल हो, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। ये मुँह मन ही मन सोचता है। इतने साल निकल गए, ये मुँह ने कभी भी गिव अप करने की नहीं सोचा था। इतने साल बीत जाने के बाद भी उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। अगर वो अपनी आधी ज़िंदगी को उठाकर देख ले तो उसे यनचेन जैसा कोई नहीं मिलेगा जो इसके दिल को धड़का सके। इस इंसान को छोड़ने से पहले सोचा नहीं था कि लाइफ में इतने अकेले हो जाऊंगा कि ज़िंदगी से कुछ आशा ही नहीं रहेगी। इसी तरह का कॉम्प्लेक्स ये मुँह के माइंड में चल रहा होता है। ये अचानक से आवाज़ आने लगती है और म्यूजिक शुरू होता है। प्रीस्ट शादी के मंत्र पढ़ रहा होता है जिसमें वो बोलता है, क्या तुम हमेशा इस इंसान के साथ रहोगे और इसके साथ हमेशा ईमानदार रहोगे, वफादार रहोगे, इसकी अच्छाई में, बुराई में, सुख में, दुख में, मरते दम तक एक दूसरे का साथ दोगे? गु हुआई बोलता है, मैं दूंगा। यनचेन गु हुआई की ओर देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैं भी दूंगा। से ही वो ऐसा बोलते हैं, चारों तरफ से तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है। नई नई शादी और कपल्स के साथ में सब लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं। सभी गेस्ट के साथ में यनचेन और गु हुआई खड़े हुए होते हैं और फोटो सेशन चल रहा होता है। गेस्ट वेन्यू में एंटर करते हैं और अपने टेबल नंबर पर जाकर बैठ जाते हैं। फेस्टिवल जैसा माहौल था चारों ओर। चेंगमो को शोरगुल पसंद नहीं था। येमो को अपने साथ शांत प्लेस पर ले जाता है और वो कॉल रिसीव करने चला जाता है और येमो को अकेला खड़ा छोड़ जाता है। शादी को देखकर ही लग रहा था कि इस पे बहुत ही खर्चा किया गया है। सारी डिशेस को बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया था। येमो को कुछ भी खाना पसंद नहीं था, तो वो सिर्फ वाइन पी रहा होता है। अचानक से ही यनचेन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। यनचेन येमो के पास आता है और उसकी चिन पे हाथ रखता है और बोलता है, पता चल गया? येमो अपना सर उठाता है और बोलता है, क्या? यनचेन येमो को अलग तरीके से देखता है और मजाकिया वे में हंसता है और बोलता है, क्या अब भी तुम वहीं रहते हो? कल रात को तुम्हारे यहाँ मैं आऊँगा। येमो चौंक जाता है और बोलता है, मिस्टर यन, आप शायद गलत समझ रहे हैं। यनचेन मॉकिंगली हंसता है और उसके फेस को अप्रोच करने लगता है और बोलता है, दिखावा करना बंद करो। क्या तुम यहाँ इसीलिए नहीं आए कि तुम दिखा सको कि मैं भी हूँ? ये मुंह कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है, यनचेन, अब मुझे पता चला तुम कितने सेमलेस हो। यनचेन सरकास्टिकली हंसता है और बोलता है, सेमलेस? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पिछली बातों को अब सामने लाना चाहते हो? ऐसा बोलते हुए वो येमू के कंधे पर हाथ रखना चाहता था, तभी येमू अपने कदम पीछे ले लेता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम गलत हो, वो तुम्हारा नहीं मेरा इंतजार कर रहा था। चेंगमो को नहीं पता वो कब यहाँ आया और कब उसने येमू को पकड़कर पीछे हटा लिया। ये सारी सिचुएशन ऐसी थी जैसे कि कोई सीईओ अपना हक जमा रहा हो। येमू तिरछी आंखों से हाथ को देखता ही रहता है जो कि येमू के ऊपर रखा हुआ था। चेंगमो का हाथ येमू के कंधे पर था। यह देखकर यनचेन बहुत ही उदास हो जाता है और गुस्से से भर जाता है। तभी चेंगमो बोलता है, तुम बहुत ही इम्पेशेंस हो। चेंगमो स्माइल करता है, एरोगेंटली बोलता है, तुम इतनी जल्दी चीट करना चाहते हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। क्यों ना मैं सिस्टर इन लॉ को ही बुला लूं जज करने के लिए। यनचेन अपनी आंखें उठाता है और चेंगमो की ओर देखने लगता है और यनचेन गुस्से में बोलता है,
तुम बीच में मत पड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं है। चैंगमो हंसता है और अपनी डार्क आइज को दिखाते हुए बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो? ये मुंह पहले से ही मेरा है। जब हम उरुक में थे तब से ही हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। यन चैन अपने तीत ग्रीट करता है और बोलता है, लिटिल बास्टर्ड, तुम तो गे लोगों से नफरत करते थे ना? चैंगमो स्माइल करता है और बोलता है, वो तो पुरानी बात है, मगर चीजें बदल जाती हैं ना। ऐसा बोलकर वो येमू की ओर देखता है और स्माइल करता है और उसको चलने का इशारा करता है। येमू चैंगमो की बातें सुनकर चौंक जाता है, मगर जल्दी ही शांत हो जाता है और बोलता है, मिस्टर यन, हम बहुत बिजी हैं। मिस्टर चैन, अगर कुछ है नहीं यहाँ करने को तो क्यों ना हम चलें? यन चैन येमू की ओर कोल्डली देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? येमू अपनी आइज को झुकाते हुए बोलता है, आई विश यू हैप्पी वेडिंग। यन चैन अपने वाइन के ग्लास को टाइट करते हुए बोलता है, और कुछ? येमू बोलता है, और कुछ नहीं। चैंगमो इम्पेशेंसली बोलता है, अलविदा, और वो दोनों चले जाते हैं। यन चैन की आंखें मानो आग उगल रही थीं और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। चैंगमो येमू के हाथ को टाइटली पकड़ता है और बड़े अफेक्शन से उसे ले जाने लगता है। वो यन चैन को टीज करना चाहता था। येमू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था, लेकिन वो फिर भी चैंगमो को फॉलो करता है। यन चैन उनके चले जाने तक उनको ही देखता रहता है और गुस्से में एक आवाज होती है, बूम, और वो अपने रेड वाइन के ग्लास को नीचे फेंक देता है, जिससे कि गिलास टूट जाता है और आवाज होती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।